दोस्तों, स्वागत है आपका अपना देश न्यूज़ चैनल में। गुड मॉर्निंग। पेश है आज की मुख्य खबरें। आंध्र और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 2 महीने बाद देश भर में घरेलू उड़ानें फिर शुरू हुई। सोमवार को पहले दिन 1050 उड़ानें होनी थी, लेकिन सिर्फ 532 फ्लाइट्स ही उड़ान भर पाई। रविवार रात से ही उड़ानों पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि कई राज्यों ने अपने अपने दिशा निर्देश जारी किए, जिससे भी यात्रियों के मन में सफ़र को लेकर चिंता थी कि कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही उड़ानें रद्द होने का पता चला। परेशान यात्रियों ने यही कहा कि ना SMS आया, ना ही फ़ोन। ऑनलाइन भी फ़्लाइट कैंसिल नहीं दिख रही थी। एयरपोर्ट पर स्टाफ के फ़्लाइट रद्द होने की जानकारी दी। कम यात्री आने के कारण एयर इंडिया ने कई उड़ानें कैंसिल की है। कई यात्रियों को दूसरी उड़ानों में बैठाया गया ताकि विमान में यात्रियों की पर्याप्त संख्या बनी रहे। प्रशासन का कहना है कि कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। इंडिगो ने कहा कि सोमवार को उनकी 210 उड़ानों में 20,000 लोगों ने सफ़र किया। स्पाइस जेट की 81 और विस्तारा की 20 और एयर एशिया की 38, एयरलाइंस एयर की 28 और एयर इंडिया की 20 उड़ानें हुई। आंध्र प्रदेश मंगलवार से, पश्चिम बंगाल गुरुवार से उड़ानें शुरू करेगा। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने नियम बनाया है कि हवाई सफ़र के बाद यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा। पेश है दोस्तों अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के खातिर एयर इंडिया को 6 जून तक 20 की सीट पर यात्रियों को बिठाने की अनुमति दे दी है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक मिडिल सीट खाली रखनी होगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कमर्शियल एयरलाइंस के बजाय नागरिकों को सेहत के लिए ज़्यादा चिंता होना चाहिए। कोरोना संकट के इस दौर में कंधे से कंधा मिलाकर बैठना खतरनाक है। बाहर 6 फुट की सोशल डिस्टेंसिंग है और अंदर 20 की सीट का डिस्टेंस ख़त्म कर दिया। तो क्या वायरस का पता है कि ये एयरक्राफ्ट है और या मुझे संक्रमण नहीं करना है? तो पेश अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा है कि हम प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोज़गार देने का व्यवस्था करेंगे। अगर कोई राज्य हमारे प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ काम देना चाहता है तो उसे पहले यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इस पर राजनीति तेज हो गई। बहुजन समाज पार्टी ने इसे बहुत जल्दबाजी में लिया फैसला बताया। BSP प्रवक्ता सुरेंद्र भदौरिया ने कहा है कि यूपी में 2.5 से लेकर 3 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, जो वह इन लोगों को रोज़गार कैसे देंगे? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर इसमें से महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे 50% और आंध्र प्रदेश से लौटे 25%। कोरोना संक्रमित है क्या? मुख्यमंत्री का मतलब है कि यूपी में 10 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित है। शिवसेना के मुखपत्र सामना है के संपादकीय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से की गई है। सामना के संपादक और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि यूपी में मजदूरों को वापस नहीं घुसने दिया जा रहा है, उनके साथ अमान्य व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। कोरोना के मामले में तेज़ी देखते हुए गाज़ियाबाद जिला प्रशासन ने फिर से दिल्ली बॉर्डर को सील करने का आदेश दिए हैं। हालांकि ये प्रतिबंध आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और कमर्शियल गाड़ियों पर लागू नहीं होगा। DM अजय शंकर पांडे ने बताया कि दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर को लॉकडाउन 2 की तरह ही सील किया जाएगा। इन क्षेत्रों में केवल वही लोग आ जा सकते हैं जिसके पास प्रशासनिक पास हो। डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और पुलिस, मीडिया कर्मियों और बैंक कर्मियों के लिए भी किसी पास की ज़रूरत नहीं होगी। केवल परिचय पत्र लिखाने पर ही उन्हें छूट दे दी जाएगी। DM ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो दिल्ली के विभिन्न कार्यालयों में प्रतिदिन नौकरी करने जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों की अपनी और आई कार्ड के साथ
अलग से जारी पास को भी बॉर्डर पर दिखाना होगा। डीएम ने बताया कि दिल्ली और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक अपना पास दिखाकर निकलने की छूट होगी। उसके बाद उन्हें जाने के लिए पास दिखाना होगा। दोस्तों, पेश है अगली खबर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर बताया कि अभी सरकारी सिस्टम में 2500 और प्राइवेट अस्पतालों में 2000 बेड कोरोना मरीज के लिए खाली हैं। इन दिनों कोरोना केस में बढ़ोतरी जरूर देखी गई है, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है। हालात तब चिंताजनक होंगे जब मौत का आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ेगा। दिल्ली सरकार ने 117 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 20% बेड रिजर्व करने के भी आदेश दिए हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना ने 634 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी में संक्रमित का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। कोरोना के हमले से जूझ रही दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को और मजबूती से अपनाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, इनोवेशन और कृषि के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के जुड़ी बेनेट यूनिवर्सिटी के ग्लोबल सेमिनार में ये बात रखी। AI सॉल्यूशन फॉर कोविड नाम से हुए इस सेमिनार में केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि राहत और सामाजिक क्षेत्र के फ़ायदे लोगों तक पहुँचाने के लिए सरकार पहले से ही तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्री प्रसाद ने कहा, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा डेवलपमेंट के लिए उठाना चाहिए। मेरी मिनिस्ट्री इस पर गहनता से काम कर रही है। मसलन हम देख रहे हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लगाकर कैसे कृषि को उपज बढ़ा सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी वगैरह का ध्यान रखते हुए हम कोविड-19 से लड़ने के लिए भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये 100% प्राइवेसी प्रूफ है। करीब 100 मिलियन लोगों से इसे डाउनलोड किया है। अनुरोध करने पर इसका डेटा 30 दिन में डिलीट भी कर दिया जाता है। कोरोना संक्रमित शख्स का डेटा 180 दिन बाद हटाया जा सकता है और फिर भी अगर में दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो इसे डाउनलोड ना करें। उन्होंने कहा कि जियो फेंसिंग, कोविड सावधान, आरोग्य सेतु ऐप और भी कई ऐसी तकनीक की मदद से हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं। हमारे पोस्टमैन ज़रूरतमंद को कैश मुहैया करा रहे हैं। सरकार की सभी डिजिटल पहल ये सुनिश्चित कर रही है कि मदद और सब्सिडी गरीब और ज़रूरतमंद तक बिना किसी घोटाले के पहुँचे। तो पेश है अब अगली खबर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने सोमवार को 28 साल बाद रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मशीनें आती रहेंगी और मंदिर बनता रहेगा। ढांचा विध्वंस के बाद पहली बार वे रामलला के परिसर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा है कि बहुत जल्द ही भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए निर्माण कार्य में तेज़ी लाई जाएगी। योग्य और अनुभवी श्रमिकों के साथ ही शिल्पकारों की टीम पूरी मंदिर परिसर को भव्य बनाएगी। वहीं महंत द्वारा रामलला के अचानक दर्शन की खबरों पर BHP की मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि रविवार को उन्होंने महंत से दर्शन करने का अनुरोध किया था। इस पर वे रामलला का दर्शन करने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, पेश है अगली खबर। जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो की सर्विस। आम लोगों के लिए फिर से दिल्ली मेट्रो का ऑपरेशन शुरू करने के लिए DMRC ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक या अगले हफ्ते से दिल्ली मेट्रो की यात्रा सेवा के लिए शुरू हो सकती है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला केंद्र सरकार का ही लेना है, लेकिन DMRC अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार रहना चाहती हैं ताकि अनुमति मिलते ही मेट्रो का ऑपरेशन शुरू किया जा सके। इसके लिए अब तमाम विभागों के कर्मचारियों को भी काम पर आने के लिए कह दिया गया है। DMRC ने लॉकडाउन के दौरान जारी निर्देशों का पालन करते हुए पहले 33% और फिर 50% स्टाफ को काम पर बुलाया शुरू किया है,
लेकिन अब सूत्रों से पता चला है कि मंगलवार से सभी विभागों के तमाम कर्मचारियों को ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए कह दिया गया है। इससे मेट्रो के जल्द शुरू होने की संभावनाएं भी बढ़ रही है। हालांकि सूत्रों का यही कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से मेट्रो का परिचालन शुरू करने के संबंधी में कोई संकेत नहीं मिला है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। जब देश भर में लोग ईद मना रहे थे तब हज़ारों लोग ऐसे थे जो लॉकडाउन की दुश्वारियों में घिरे थे। गाजीपुर में यूपी बॉर्डर के पास अपने घर जाने के लिए निकले कई ऐसे मुस्लिम मजदूर दिखे जो पैदल सफ़र कर रहे थे। उमराव ने बताया कि वे रामपुर से रहने वाले हैं। चंडीगढ़ में एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करते थे। लॉकडाउन के बाद से ही फैक्ट्री बंद है। रविवार शाम वे किसी ट्रेन से चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए, लेकिन यूपी बॉर्डर पर पहुंचने के बाद ना पुलिस ने उन्हें पैदल जाने दिया और ना ही कोई सवारी मिली। उन्होंने कहा कि अगर वे समय रहते अपने घर पहुंच गए होते तो वे अपने ईद अपने के बीच मनाते। इज्जत ने बताया कि वह यूपी के गोंडा ज़िले के रहने वाले हैं। दिल्ली में सिलाई का काम करते थे। पूरे महीने रोज़ा रखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें ईद का नमाज नहीं पढ़ी। इज्जत के घर में माँ और छोटी बहन हैं। वे लोग इज्जत के घर पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। गाजीपुर शेल्टर होम के इंचार्ज रवि चौहान ने बताया कि उनके यहाँ सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों के साथ थी। उनके लिए खीर मंगवाई और बच्चों की ईदी दी। वेस्ट विनोद नगर के स्क्रीनिंग सेंटर पर मजदूरों की काफ़ी कम भीड़ देखने को मिली। कई मजदूरों ने सेंट्रल होम में ही नमाज अदा की। दोस्तों, पेश है अगली खबर। कारोबारी को धमका कर 50 लाख की रंगदारी मांग रहे चीचड़ और उसके गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार देर रात गिरफ्तारी से पहले रोहिणी में स्पेशल स्टाफ और 7 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एसीपी और एएसआई को गोली जा लगी। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से वे बच गए। इस दौरान चीचड़ के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश का नाम मोहित उर्फ चीचड़ है। डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा के मुताबिक एएसपी ब्रह्मजीत सिंह, इंस्पेक्टर ईश्वर एसआई अनिल छिकारा और हेड कांस्टेबल शेरराज और वह टीम अन्य सदस्यों से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपियों को पहचान मोहित उर्फ चीचड़, अजय मोहित उर्फ गोल और मनीष अभिषेक उर्फ आंसू और अंश मल्होत्रा उर्फ अंशु के रूप में हुई। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 तमंचे, 13 कारतूस, 1 होंडा सिटी कार, बाइक और 1 स्कूटी जब्त की है। सभी आरोपियों पर हत्या करने की कोशिश और रंगदारी मांगने के कई मामले दर्ज हैं। 14 अप्रैल को इन बदमाशों ने कराला में चंद्रशेखर नाम के शख्स की हत्या कर दी थी। इस हत्या में मोहित उर्फ चीचड़ मुख्य आरोपी था। 4 दिन पहले कराला के एक कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। टीम की सूचना मिली कि आरोपी चीचड़ अपने साथियों के साथ आ रहा है। सादा कपड़े में तैनात पुलिस ने उन्हें घेर लिया। खुद को फंसता देख बदमाशों से पुलिस टीम पर गोली चलाना शुरू कर दी। एएसपी और एक सब इंस्पेक्टर के जैकेट पर गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के वजह से वो बच गए। दोस्तों, पेश अगली खबर। लॉकडाउन 4 से कुछ राहत मिलते ही बाज़ार खुलने लगे हैं। पुरानी दिल्ली की मिठाई की दुकानों और ढाबों के शटर खुलते ही खाने के शौकीन यहाँ पहुँचने लगे हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि अभी पहले जैसी रौनक आने में कुछ वक्त लगेगा। फिलहाल इन दुकानों पर पैकिंग और आसपास डिलीवरी की जा रही है। ख़ास बात यह है कि इन बाज़ारों में स्ट्रीट फूड वाले भी नज़र आने लगे हैं। आखिरकार पुरानी दिल्ली के अधिकतर बाज़ार ऑड इवन के आधार पर खुलने लगे हैं। पुरानी दिल्ली के बाज़ारों में भी हलवाइयों और ढाबे वालों ने अपने शटर उठा दिए हैं। बाज़ारों में खोमची और रेहड़ी पर स्ट्रीट फूड बेचने वाले भी रेहड़ी लगाने लगे हैं। चांदनी चौक सहित पुरानी दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि वहाँ औसतन 20 कदम पर कोई न कोई खाने की दुकान या खोमचा दिखाई देगा। लॉकडाउन और चांदनी चौक प्रोजेक्ट के चलते ऐसे नज़ारे तो नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के पुराने हलवाइयों और ढाबे वाले ने बिक्री शुरू कर दी है। फिलहाल वहाँ पैकिंग और शॉप होम डिलीवरी की ही सुविधा मौजूद है। रेहड़ी व खोमचे पर स्ट्रीट फूड जैसे कुलचे, छोले, समोसे, ब्रेड पकोड़े भी बिक रहे हैं। बाज़ारों में
और भी हलवाइयों की मशहूर दुकानें हैं। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से वे भी खुलने लगेंगी। इस मामले पर समोसे वाले उमेश रात्रा का कहना है कि लोग आ रहे हैं, सामान पैक कर ले जा रहे हैं या दुकान वाले डिलीवरी करवा रहे हैं। दोस्तों, अब पेश है कोरोना अपडेट। सोमवार को दिल्ली में 635 नए मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 14,053 तक पहुंच गई है। इनमें से 2,053 का इलाज अलग अलग अस्पतालों में हो रहा है। सबसे ज़्यादा 832 मरीजों का इलाज दिल्ली में केंद्र सरकार के 4 अस्पतालों में चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के 2 अस्पतालों में 685 मरीज और बाकी बचे 536 मरीजों का इलाज 7 प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। 40% मरीज केंद्र के अस्पतालों में एडमिट हैं। सोमवार को 15 और मौत पुष्टि की गई है। अब कुल मरने वालों की संख्या 261 हो गई है, जिससे डेथ रेट 1.92% है। सोमवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 635 मरीज पॉजिटिव पाए गए। वहीं 231 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। अब तक कुल 6,771 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसके साथ दिल्ली में रिकवरी रेट अब 48.18% तक पहुंच गया है। अभी कुल पॉजिटिव एक्टिव मरीजों की संख्या 7,006 है। इनमें सबसे अधिक 3,421 पॉजिटिव मरीज होंगे आइसोलेशन में हैं और अलावा कोविड केयर सेंटर में 483 और कोविड हेल्थ सेंटर में 116 मरीज हैं, जबकि 2,053 कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इनमें से 187 आईसीयू में हैं और 29 वेंटिलेटर सपोर्ट्स पर। अब तक दिल्ली में कुल 1,74,469 सैंपल की जांच की जा चुकी है। जहां तक मरीजों की एडमिशन की बात है तो दिल्ली में अभी कुल 13 अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें 4 केंद्र सरकार के, 2 दिल्ली सरकार के और 7 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। केंद्र सरकार के अस्पतालों में सबसे अधिक 832 मरीज एडमिट हुए हैं। केंद्र के एम्स और एम्स झज्जर यूनिट को मिलाकर 527 मरीज एडमिट हैं। सफदरजंग में अस्पताल में 188, आरएमएल में 83 और लेडिंग हार्डिंग में 32 मरीज हैं। वहीं दिल्ली सरकार के 2 अस्पतालों में एलएनजेपी में अभी भी सबसे अधिक 560 मरीज और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में 125 मरीज एडमिट हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में 536 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब पेश है दोस्तों कुछ मुख्य खबरें। इंडस्ट्रियल एरिया में अभी महज 25 से 30% फैक्ट्रियाँ ही चल रही हैं। फैक्ट्रियाँ तो खुली, लेकिन लेबर की कमी कहीं है और कहीं कच्चा माल ही नहीं है। शाहीन बाग में 5 महीने बाद खुली दुकानें, लेकिन बोनी तक नहीं हुई। कुछ गार्ड से लेके डिलीवरी बॉय सब घर चले गए हैं। दोस्तों, अब गुरुद्वारा बंगला साहिब में मशीनें पलटेंगी दाल, सोलर से चलेंगे कैटल। रोज़ 1 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए लंगर तैयार किया जा रहा है। मॉडर्न रसोई से तेज़ी से होंगे सारे काम। दोस्तों, पेश है अब कोरोना अपडेट। देश में अब तक 13,845 मामले सामने आए हैं, जिसमें 6,970 मरीज़ ठीक हुए हैं और अब तक 4,021 मरीज़ों की मौत हो चुकी है और 57,720 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल मामले अब तक 14,053 हैं और 635 24 घंटे में मरीज आए हैं। 276 अब तक बीमारी से मौत हो चुकी हैं, जिसमें 6,771 ठीक हो चुके हैं। दुनिया की अपडेट सुनिए। 55,21,000 कुल मामले अब तक सामने आए हैं, जिसमें 87,024 घंटे में नए मरीज आए हैं। बाकी 3,47,000 मौतें अब तक बीमारी से हो चुकी हैं। 23,13,000 ठीक हो चुके हैं अब तक। दोस्तों, अब आखिर में पेश है एक कविता।
दोस्तों, पेश है हिंदी कविता मैथिली शरण गुप्त जी की जीवन ही जय है। मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। जीव की जड़ जमा रहा है, नित नव वैभव कमा रहा है। ये आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। नया जन्म ही जग पाता है, मरण मूड सा रह जाता है। एक बीज सो उप जाता है, सृष्टा बड़ा सत्य है। जीवन की ही जय है। जीवन पर 100 बार मरूं मैं, क्या इस धन के गाढ़ धरूं मैं। यदि न उचित प्रयोग करूं मैं, तो फिर महाप्रलय है। जीवन की ही जय है। दोस्तों, अब कविता समाप्त होती है। आज की मुख्य खबरें भी समाप्त होती है। खुश रहिए, सदैव लॉकडाउन का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।